बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी और अज़र सदीक साहब पॉलिटिकल डायरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अज़र सदीक साहब, क्या कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया। काफी इम्प्रूव हो रहे हैं माशाल्लाह। शेव करके रखा करें यार, आप खूबसूरत लगते हैं भाई। नहीं, वो शेव कल तो किसी ने कहा था कि जनाब हल्की हल्की जरा शेव जो है ना वो होनी चाहिए, तो मैं तो उसी चले चले, पर हमने कहा कि नहीं, शेव होनी चाहिए। अच्छा चले, आपकी मोहब्बत है। आज की हेडलाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज की हेडलाइंस के हवाले से आपको बताता चलूं। अम, आज जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, शहबाज शरीफ की जमानत को लेकर बहुत सारे सवालात हैं हज़रत सदीक साहब, और ये मैं चाहूंगा कि हम वन बाय वन इस पर बात भी करें और वो सवालात जो आवाम जानना चाहती है समेत मेरे, उनका जवाब आज हम तलाश कर सकें। पहली तो सर ये एक चीज है, और दूसरी इम्पोर्टेंट खबर है अपना सरीना ईसा केस, और जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, वहां पर भी सर नई तारीख रकम हो रही है और कन्फ्यूजन का बाजार गर्म है। और बाज लोगों ने ये सवाल हमसे किया है कि जनाब, क्या अदालत ने लंदन की एक जायदाद को क्लियर करार दे दिया है? तो इस पर भी मैं बात करूंगा और तफसील से हम करेंगे। और 7 रोज में माफी मांगे, पता नहीं 7 रोज के बाद क्या हो जाएगा, और स्पीकर का इस्तेहकाक क्या है, इस पर भी बात हम कर लेंगे। यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो गया, इन्होंने 7 रोज की जो है वर्जी लिखी है और कहा है कि आप करेंगे। अ, इसके अलावा सर, बर्फ पिघल रही है और यहाँ ये तो आपको पता है, गर्मी शुरू हो गई है ना भाई। यहाँ गर्मी जब शुरू हो तो फिर बर्फें तो पिघला करती है ना। आपको जहांगीर तरीन ग्लेशियर साहब नहीं की पिघलते, ग्लेशियर पिघलने के लिए कुछ जरा बहुत तेज गर्मी चाहिए होती है, बर्फ तो पिघलती रहती है भाई। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात होने जा रही है। तो सर, ऐसा ही है। कहा के दावे नहीं मिलेंगे, नहीं कुछ होगा ऐसा है वैसा। ये तो सर उसी का पाकिस्तान है जो प्रेशर ग्रुप है, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है। आपको क्या लगता देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है रवायती पॉलिटिक्स है, यहाँ पर यही हालात चल रहे हैं। इसी भाव दाल भाव यहाँ यहाँ पर बुनियादी तौर पर वो कहते हैं ना कि स्टेटस को के हामी हैं लोग, वो चल रहे हैं। यानी इमरान खान एक बहुत बड़े बहरान से जैसे ही निकला है पीडीएम के से, इधर से जहांगीर तरीन वारद हो गया, जहांगीर तरीन वारद हुआ, साथ तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान आ गया। तो ये तो जो वो चाह रहा है ना कि मैं कोई बहुत निज़ाम सीधा लेके चलूँ, लेकिन ये मुलाकात तो मैंने भी तजवीज़ किया था कि मुलाकात करने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटेंगे। ये 2 तरह की बातें बताता चलूँ आपको, जो मैंने इनपुट ली है। कहा ये जा रहा है कि ये शुगर जो है ना माफिया, ये हमेशा से हर दौर में ताकतवर रहा है और हर गवर्नमेंट में इनका रोल रहा है। गवर्नमेंटें बनाना उल्टाना बड़ा अहम किरदार रहा है शुगर माफिया का, तारीख अगर उठा कर देखें। तो अब जो कि गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो जहांगीर तरीन मेन है। ये बच्चे और एफआईआर ना सिर्फ जहांगीर तरीन पे हुई है, सिर्फ बाकी लोगों पे हुई है, वो सारे भुगत रहे। जहांगीर तीर के आगे वो नोकिया आसमान से उतरी, कुछ चीज आ गई है, लेकिन वो पोर्ट्रे इसी तरह किया जा रहा है। और वो पीटीआई के अंदर अपने ही लोग हैं, वो जानबूझ के, चाहे वो अपना सराइकी बेल्ट या अपना खुसरो बख्तियार या उनके करीबों, या जो शुगर मिलों के किसी ना किसी तरह से हिस्सादार हैं, वो क्यों ना हो, कि वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। और मैं अगली एक और खबरें की खबर आपको दे दूं, ये जो मुलाकात होनी है उसमें 2 मेन एजेंडे हैं। एफआईआर वगैरह तो बड़ी कमजोर हैं, वो तो कह रहे थे मैं भुगत लूंगा। वो 2 काम में मुलाकातें हो रही हैं, एक शहजाद अकबर को हटाने के हवाले से, और दूसरा आजम खान साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट पे हटाने पे। ये दो बड़े एजेंडे हैं, याद रख लीजिएगा, नोट रखिएगा प्रोग्राम में। और ये जब आप देखेंगे, अभी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं आई, लेकिन मेरी जो इनिशियल हमारी जो है ना, वो हमने तो आपको पता है ना, कोई काब रखी है ना कुछ चिड़िल रखी है, ना हमने कुछ चूहे रखे हुए हैं, हम खुद ही काफी है? ना है कोई चिड़िया आपके पास। हैं। एक सवाल ये है अजय सदीक साहब कि ये जो मुलाकात है, अ, मुलाकात हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप जहांगीर तरीन साहब बनना चाहते हैं, वो कामयाब हुए हैं प्रेशर ग्रुप बनने में? क्योंकि आपको याद होगा, हमने तो जिक्र किया था कि अगर वफादारियां तब्दील हुई
तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इस पे वाज़ेह है। क्विकली मुझे इस पे कमेंट दीजिए क्योंकि आज खबरें काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी और भी हमने बातें करनी है। जी। देखिए जहांगीर तरीन तो सामने एक मोहरा खड़ा किया हुआ है, पीछे जो मेन आदमी है वो इसहाक आकवानी है, याद रखिएगा मेरी। हुँ, जो मेन आदमी पीछे खड़ा है ना, वो पीछे इसहाक आकवानी है, और वो ऐसे नहीं आया। बड़ा टेढ़ा आदमी है, राजा रियाज की तो मानता कोई नहीं, सुनता कोई नहीं है। खुसरो बख्तियार वगैरह ने सबने, इन सब लोगों ने मिलके इसको खड़ा किया, और ये प्रेशर को बनाने का। और प्रेशर को मैं बताऊं, आप कारोबारी आदमी हमेशा कमजोर आदमी होता है। कारोबारी आदमी या तो बहुत बड़ी पावर में आ जाए, जैसे नवाज शरीफ है, गॉड फादर जैसे सिविल माफिया बन गया है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकते। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है, कैसे हालात है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान। इल्जाम लगाने वाले तो बहुत से इल्जाम लगाते हैं। प्रेशर ग्रुप वाली मामला है ना, वो ये जब डिमांडें आएंगी ना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रेशर ग्रुप के तौर पर आए हैं, या कुछ झटके देने के लिए आए हैं, या 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 अपना इन दोनों बंदों को हटाने के लिए आए हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मेरा ख्याल है कि हमें एक तहरीक चलानी अच्छा, चाहिए मुझे सईद पहले साहब। आप ये तो बताएं, आप मुझे कटहरे में खड़े रख लेते हैं, आप चुप करके मुंह उठा के देखते रहते हैं चीजें। फिर आपको एक आध सवाल मैं मैं भी पूछ लिया करूं आपको। यानी मैं बीमार हूँ, ज़रा अच्छा, चले कम चले एक कम लाइटर पूछ बोलना। लो, लाइटर लाइटर मुंह पे पूछ ले। आप लंदन में बैठे हुए हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं, लंदन में कोई खामोशी खामोशी सी नजर आ रही है इस नहीं, नहीं, समय। नहीं, 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 खामोशी नहीं है, खामोशी बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके सामने ना खबर आपको देता होता क्या है। हाल ही में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा और फिर ये जो अटैक हुआ अबसार आलम साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया यहाँ से और बहुत कुछ हुआ और देखें सहाफ़ी कैसे थे और वगैरह-वगैरह। तो वो खामोश ही नहीं रहते, वो लोग किसी न किसी तरह खामोशी इख्तियार नहीं करते। अ, और जहाँ तक कोशिशें की जा रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ कोशिशें की जा रही हैं कि ये मज़ीद कंट्रोवर्शियल ज़मानत हो जाए। ये ज़मानत मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो जाए और इसलिए हाँ, कंट्रोवर्शियल हो जाए ये कि ये जना ये ये हम ही ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जमानत नहीं चाहते हैं, कि हमने और इरफान हाशमी शो में बात की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कंट्रोवर्शियल होगी तो फिर सर आगे कम ਵਧेगा और कम ਵਧेगा तो ज़ाहिर-सी-ग़ाल है किसी के दिल को सुकून और चैन जो है वो मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, अपने तमाम सुनने वालों को भी व्यूअर्स, मेरी ज़रा तबीयत ठीक हो जाए। अज़हर सिद्दीक़ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से बहुत सख्त बीमार भी था और आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत है, दुआएँ हैं। हम आपको एवन फ़ील्ड तो ख़ैर अब नहीं, वो जो हसन का दफ़्तर है, वहाँ पे क्या होता है, सारा दिन हम आपको ना रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करेंगे। कौन आया, क्या हुआ, किसने क्या सवाल किया, मनपसंद सहाफ़ी, मनपसंद सवालात, मनपसंद लोग और मनपसंद मनपसंद माहौल। तो ये तो सिर्फ़ हाँ, रोकते हुए आपसे बात करूं, तो यहाँ सीनियर सहाफी नाम तो ले लेते हैं, अब सारा आलम साहब आजकल किसी अखबार से, किसी चैनल से मुंसलिक हैं। एक सवाल तो बड़ा खड़ा होता है ना। और ये टाइमिंग देखे ना, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बैठ के जो कोई भी पीछे बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट पीछे बैठा हुआ है। यानी अब हामिद मीर का बड़ा एक सवाल पैदा हुआ, आप सबने देखा, वो बाद में पता ही नहीं चला कौन लोग थे। इल्जाम आपको पता है, उन्होंने हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे, एजेंसियों पे लगाने की कोशिश की। यहाँ भी जो पहले दिन की जो उन्होंने दिखाया सवाल, वो भी यहाँ आया। यानी यहाँ जो बैठ के वो जो आर्किटेक्ट जो वो वहां बैठे हुए हैं, करने वाले, टाइमिंग सेट करने वाले, अब सारा आलम उन्हीं में से ही है ना। जब इलेक्शन जीते थे, पीछे खड़े थे, चेयरमैन कैमरा बनाया, फिर गाड़ियों में तस्वीरें इनकी मरियम के साथ, वो सारा कुछ तो हमने देख लिया है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाह रहा हूँ आपसे, लंदन में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ अबसार साहब के हवाले से मैंने उनके साथ ना कई साल काम किया है, ठीक है? और मैं लोग ये कहते हैं कि जनाब वो ऐसे बंदे हैं, वैसे बंदे हैं। मैं आपको सर बताता हूँ कैसे बंदे हैं। एक बॉस होने की हैसियत से चूँकि वो डायरेक्टर न्यूज़ थे दुनिया टेलीविज़न में, वो एक और अलग बात है। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती थी। आपको याद है कि इस तरह पहले लॉन्ग मार्च भी हुआ एक, जिसमें आप भी थे। तो याद है मुझे। बाकायदा पूछा कि ये बंदे जो गिनने कैसे ना, ये फ़ॉर्मूले तब इजाद हुए थे। हाय 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 ये हाय फ़ॉर्मूले हाय। तब इजाद हुए थे। मुझसे उन्होंने पूछा माल पे कितना बंदा है, जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की असेंबली हॉल के बाहर, तो मैंने कहा सर कोई मैक्सिमम 5000 बंदा होगा, 4000 बंदा होगा, इससे ज़्यादा बंदा नहीं है। कहते नहीं, 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 तुम्हें पता ही नहीं है। मैं कहा सर मैं सुबह से लेकर शाम हो गई है, सूरज सारा दिन हमारे सरों पे रहा और मैं आपसे क्यों गलत बयानी करूँगा। उन्होंने कहा हाई कोर्ट से लेकर असेंबली हॉल तक सिर्फ 4-5000। मैं कहा सर ये पॉकेट्स हैं छोटी-छोटी और पॉकेट्स में इतना बंदा नहीं होता। तो जब टिकट्स चलना शुरू हुए, सदीक साहब, तारीख इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।
तो 50,000 का टिकट चला, 70,000 का टिकट चला। तो ये है इनकी हकीकत। और वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी मुझे तो अच्छी तरह याद है गाजी फैब्रिक्स वाले जिनके शेयर्स थे दुनिया टेलीविजन में। आई डोंट नो इफ यू नो दिस थिंग और नॉट। ये मैं पहली दफा तमाम पता लोगों है। को बताने जा रहा हूँ कि मुझे जो गाजी फैब्रिक्स के ऑनर हैं चौधरी गाजी गालबन, वो जिनका गाजी हाउस भी है लाहौर में, माशाल्लाह, उनके आपके उनके कनाल बैंक से आगे बहुत बड़ी कोठी है भाई, मुझे बंगला नहीं कहते, बहुत बड़ा महल है। उन्होंने बुलाया। आपने इनका दफ्तर होता था जो लिबर्टी चौक है ना सर, यूसीएच का, उससे अगर आप आए सेंटर पॉइंट की तरफ तो कोने पे इनका दफ्तर था। तो इनके हाँ। बेटे हैं कामरान गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे काफी बात पुरानी हो गई 2008 की। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही वाज टोटली अगेंस्ट अबसार आलम। वो ये कहते थे कि ये चैनल नवाज शरीफ का चैनल बन गया है, इसे बंद करो। हमने 4 अरब रुपया इसलिए नहीं लगाया, इसलिए पैसे लगाए थे। अब वो 4 अरब थे, 3 अरब थे, खुदा बेहतर जानता है कितने अरब थे, लेकिन बाद में वो पैसे दे दिए गए, वापस कर दिए गए। क्योंकि ये चैनल जब बना था तो इसमें बहुत सारे लोगों के इसमें स्लीपिंग पार्टनर्स भी थे, शेयर्स भी थे। तो वो उन्होंने बुलाकर मुझे मुझे अच्छी तरह याद है। फिर उनकी खबरें जो होती थी वो बड़ी बड़ी करके लगाया करते थे हम बिजनेस से मुतल्लिक। तो ही वाज टोटली अगेंस्ट अबसार आलम। और चूंकि हम तो सर देखते थे कि कौन सी खबर होगी, कैसे होगी, इसको बनाना कैसे है, नवाज शरीफ को कितना फायदा होगा। तो ये सर इस तरह चीजें जो है वो हुई हैं, अदारों को हाईजैक किया गया है। कल शाहीन से भाई साहब भी ये कह रहे थे कि कोई हमें ये भी बता दे कि अगर आप सहाफी हैं तो आप सर सियासत में क्यों आए। आप विक्ट्री की स्पीच हो रही है तो आप साथ खड़े हुए हैं, तो व्हाट द मैसेज आई विल गेट सर। मैं तो क्या इसे पैगाम, बड़े लोगों अच्छा, ने। यही यही मैं याद करा दूं, मैं काट रहा हूँ आप क्लास बैठे बैठे, मुझे याद आ गया। उन्हीं दिनों की बात, आपको याद होगा नवाए वक्त का चैनल था वक्त। बिल्कुल था। और वक्त को एकदम आपने देखा, पोस्टर बदला उसको, उन्हीं दिनों बदला था ना पोस्टर, बड़ा खूबसूरत सा रंग डिजाइन आया। फिर इसी तरह और एक चैनल था, वो सिगरेट से बड़ा ताल्लुक है उनका, इलेक्शन टोबैको वगैरह या इस तरह के। वो अपना उन्हीं दिनों ना, ये सारे जब पैसे एकदम डम हुए थे इन चैनलों पे, और इन्होंने पूरा एक एजेंडा लगाया था। यानी उन्हीं दिनों तभी तो फिर पीएमएलएन आगे बढ़ी थी ना, सारे मामला को अगर देखें तो माइंड चेंज करने के वाले से। और मुझे याद आ जाता है और अभी आपको थोड़ा सा और ले जाऊं, अब छेड़ दिया ना हमने, असल इश्यू से हट गया, हम जरा हट गए, लेकिन जरा लोग ये पसंद करते हैं इस चीज की। मुझे याद आ गया, मैं आपको तारीखी बात आज बताने लगा हूँ। लॉयर्स मूवमेंट शुरू होनी थी, लॉयर्स मूवमेंट तो बाद में शुरू होनी थी। मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, प्लानिंग देखे कैसी थी। मुनीर मलिक ने इलेक्शन लड़ना था। मुनीर मलिक मेरे दफ्तर, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं था। मुनीर, मैं जो कि मीडिया में आप लोगों से बहुत दोस्तियां ही आ रही थी, मुनीर मलिक मेरे दफ्तर में आते हैं। दफ्तर में आकर मुझे इंटरेक्शन शुरू होती है। मेरा जो पब्लिक इंटरेस्ट का था, पीएन भागवती मेरा आइडियल था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो मुझे उन्होंने राम किया इस हवाले से। और वो जो इलेक्शन था उसमें मैं इतना एक्टिव कराया मुझे उन्होंने। इन बिटवीन अब वो प्रोग्राम चला वो अदालत के हवाले से, आपको याद होगा जियो ब्रांड लेके आया, जरा सोचिए मैं हदूद लाश को जिस तरह बदला गया। और फिर उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट शुरू होने का बड़ी एक लंबी दर्दनाक कहानी है। मेरा क्या किरदार रहा, मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार। और अल्टीमेटली ये जो गेम प्लान जहां कहीं बनाया गया था, और जिस तरह चेस बोर्ड पे रख के नवाज शरीफ को प्लेट में रखकर लॉन्ग मार्च जो दिया गया लॉयर्स मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ उन चीजों को जो कि गुजरा हूँ। और मैंने जो रोल प्ले वहां किया है, तो बड़े बड़े लीडर्स को मर्चियां लगती थी, जो कि मैं तो मेहनती आदमी था, आपको पता है, अकेले आदमी ने मैनेज किया हुआ था पूरे पाकिस्तान में मीडिया को। तो ये खबर हमने किसी वक्त डिस्कस करनी है कि इस इशू के ऊपर कि ये बिल्कुल आखिर ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, ये पॉलिटिक्स कहीं बाहर नहीं चल सर। रही है, और चलाने वाले अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। और उसमें हमारे बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स भी, मैं बताऊं, पॉलिटिशियन भी और सीनियर उसमें लॉयर्स इन्वॉल्व भी है। शामिल आप आपके साथ इंशाल्लाह हम उस पे एक नशिश भी रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है और ये पब्लिक सर्विस भी है कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं और ये माफियाज कैसे काम करते हैं। वो कल शोएब साहब कह रहे थे कि जनाब हुआ ये कि किसी को अगर आपने एएसआई भर्ती किया था तो वो एसएसपी हो चुका है। तो जाहिर जी सी बस। बात है कि उसकी जो एफिलिएशंस हैं, हमदर्दियां हैं, जो मोहब्बतें हैं, कुर्बतें हैं, वो तो उस शख्स के लिए होंगी ना जिसने उसे एएसआई भर्ती किया था। तो ये बात बिल्कुल सर सच्ची है। कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, लाहौर हाई कोर्ट क्या सोच रही है मुझे ये समझा दें बतौर एक तालिब इल्म।
पहले फैसले जो हुए थे वो गलत थे, या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कोई कहीं पे भांप लिया है कि जनाब कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि मामला रेफरी जज का था। मुझे जरूर समझाएं, अगर मैं गलत हूं तो गलत कहें, और कोई आर नहीं है मुझे अपनी गलती तस्लीम करने में कि 3 जजेस अब ये फैसला कर रहे हो, नए सिरे से केस सुना जा रहा है। ये हो क्या रहा है अच्छा सर? मैं अच्छा आपने जरा अच्छी बात बता दी आपको, लेकिन मैं बता दूं आपको, मुसीबत पड़ी हुई है शहबाज शरीफ की लीगल टीम को। वो खुद नए सिरे से केस नहीं सुनाना चाहते। आपके लिए अजंबा होगी ये बात, लेकिन मैं आपको बात बता रहा था, उनके लिए ये बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है इस बात से। तो हमें फिर हमारी खबर की ब्रेक याद आ गई कि नवाज शरीफ या लंदन में बैठे, मैंने लंदन में छेड़ा आपको इसलिए था, मैंने लंदन में आपको छेड़ा इसलिए था कि लंदन में बैठे हुए जो बात है ना, कि वो चाह रहे हैं किसी तरह से ये बेल ना हो, और उसकी बेल ना होने के हवाले से बाकायदा वो जो कोशिश या काविश चल रही है, और वो सेनेटर का क्या रोल है, वो सारी आप हमारे हमारे सामने चीजें आ जाएंगी। अब लीगल पोजीशन जो कि हम बता चुके हैं, लेकिन आसानी से फिर बता देते हैं। रूल 5 जो हाईकोर्ट रूल करता है, रेफरी जज के पास आता है। रेफरी जज एक होता है, और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला उदैबिया वाला, और दूसरा फैसला वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये इसके लिए एक जज आ। अब 3 जजेस आने की जो 2 वजूहात हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मामला एहतजाज वगैरह ने, जब सबने बाद में बात की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना चला जाए। तो ये एक कोशिश या काविश ये भी है कि किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामला ना जाए। यानी क्या किया जाए कि उन उस जज को बचाने के लिए 3 जजेस लगाए जाएँ। 3 जजेस अगर उसकी फेवर में फैसला दे रहे हैं, तो फैसला हो जाएगा 3 और 1 4 का। ठीक है ना जी? और उधर रह जाएगा एक फैसला। तो ये एक बाकायदा जो है ना, एक ये आने वाले दिनों में एक बात क्लियर हो जाएगी। और पोर्ट्रे यही किया जा रहा है, जो आपने सवाल उठाया ना, पीएमएलएन की तरफ से पोर्ट्रे यही किया जा रहा है कि ये हमारी तबीयत के खिलाफ हुआ है लार्जर बेंच बनना। ये जो तरीका है ना, ये दिखाते इधर की है, मारते उधर की है। मैं जो आज की हियरिंग का मैं नटशल आपको बता रहा हूँ ना, और री हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। री हियरिंग में बैठ के वो, और वैसे भी याद रखिएगा, रेफरी जज ने भी री हियरिंग करनी थी। री हियरिंग से बना दे, उन दोनों के पॉइंट तो उनकी आप जगह, उन्होंने तो केस नहीं सुना था। रेफरी जज ने केस सुन के एक के पलड़े में डालना था। तो यहाँ कोई बात बड़ी ना हो जाए। मैं तो आज की हियरिंग से लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत हो ना, जुमानत ना हो जाए इस सारे मसले में, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे जो नजर आ रहा है। और हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जो बात आ रही है ना, कि यहाँ यहाँ दो तरह से, या एक तो सुप्रीम काउंसिल का मामला बच जाएगा, और दूसरा वरना तो देखे ना, अगर अगर वाकई सीरियस थे, अगर शहबाज शरीफ की लीगल टीम सीरियस थी, तो उन्हें सबसे पहला सवाल जुरिस्डिक्शन का उठाना चाहिए था, री का नहीं, कि सिंगल जज रेफरी आना चाहिए था। क्योंकि रूल 5 के अंदर अपील की प्रोसीडिंग है, लेकिन 378 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर रेफरी जज एक के तौर पर है। यानी वो अपील कोई सुन रहे हो, ये अपील तो सुन नहीं रहे, ये तो रेट पिटिशन सुन रहे हैं। तो और वो सुन चुके हैं, और उसके ऊपर देखिए, यहाँ ये कोई लार्जर बेंच तो बनना नहीं था कि अपील थोड़ा हियरिंग कर रहे थे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पे रेट कई दो रेफरी जज के पास आना था। तो ये मामला आज री हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। री हियरिंग बाकायदा आर्गुमेंट हुए हैं, वही तरीकाकार, 110 गवाह थे, 10 गवाह आ गए, और पैसे सारे जितने भी हैं, जो जो काजी फाजीसा की मिसेज उठाती हैं, सरीना ईसा कहती हैं कि जनाब अपना वो मेरे बच्चों के हैं, मेरे हैं, अगर आए हैं मेरी तक आए हैं, मेरे खामद का क्या ताल्लुक इस हवाले से, जो कि पता नहीं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर में स्पाउस लिखा हुआ है, सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। तो आज वो कोशिश यही करते रहे कि बताने के लिए, और एक स्टेज के ऊपर तो वो सवाल, कुछ एक दो सवाल फैसल बुखारी जो है प्रोसिक्यूटर, उससे सवाल पूछे, तो उस पे जरा बड़ी खुशी का इजहार किया। तो अली बाकर नजफी साहब ने अपना मास्क उतार के उन्होंने कहा कि लंदन काउंसिल, आप गैस ना करना शुरू कर दें कि ये आपकी फेवर में है, या हम अपनी आसानी के लिए कोई सवाल पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई फेवर में चीज हो गई है। तो ये हियरिंग आज तकरीबन कल, मेरा ख्याल है हियरिंग इसकी कंक्लूड हो जाएगी। बिल्कुल सही है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने हैं, और कल ही शायद बेल अनाउंस हो जाए, या बेल होती है या नहीं होती वो अलग बात है। यानी अगर तीनों जजेस इस तरफ भी चले गए, उस तरफ भी चले गए, तो 4 जजेस का फैसला हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा जी। पाकिस्तान की अदालतें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे तो कम से कम अजहर सदीक साहब, इन अदालतों के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं है और भरोसा नहीं है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हो जाती है और मैं बोलने के लायक हो जाता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी पार्टिसिपेशन भी आपके बराबर ही होगी, और कुछ खबरें आपके साथ भी हम यहाँ से लंदन की डेवलपमेंट जो है वो रखेंगे। व्यूअर्स, ये शो है हमारा आज का,
भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मज़ीद जो लेकिन हटाएँ। मैं रोक रहा हूँ आपको यहाँ, मैं रोक रहा हूँ, फिर वो कहेंगे हमने चूँकि थोड़ा-सा प्रोग्राम तो लेट हो गया कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की हियरिंग रहेगी, 1-2 मिनट की बात हो जानी चाहिए उसमें। तो सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जज साहब जो है ना ये देखिए सर जब तक ये मंतकी अंजाम तक चीज़ नहीं पहुँचती है, 3 सवालात के जवाब नहीं आए। वो ये कहते हैं कि ये तो एक और रेफरेंस बन जाएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। तो सर मुझे तो आपके आप माज़रत के साथ आपके इस निज़ाम से, आपकी अदालतों से सर मुझे तो कोई फ़ैज़ नज़र नहीं आता। ये ये फ़ैज़ मैंने ना ये ये फ़ैज़ ना फ़ाइज़ के लिए है और ना ये फ़ैज़ आम बंदे के लिए है। ये देखिए मैंने ये 10 सफ़ों का जो है 3 सवाल पूछे थे और हमने आपस क्या कहा था कि वो 3 सवालों के जवाब नहीं है इनके पास। याद है? हमने कहा था और वो 3 सवालों का जवाब वो उल्टा वो कह रहे हैं कि अगर वो सवाल को जवाब मैंने दे दी तो मेरे खिलाफ एक और रेफरेंस आ जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएँ। यानी वजह क्या है कि मनी ट्रेल नहीं है ना, मनी ट्रेल नहीं है ना और वो अपने आप को हीरो साबित करने के लिए क्या कहते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फॉर्म का शहद भेजा तो मैंने शहद ये लिखने की ज़रूरत थी इसमें जवाब में। आप अंदाज़ा लगाएँ इस एप्लीकेशन के अंदर मैं यानी माइंड का लेवल आप सिर्फ इस हद तक देख लें। फिर वो बात करते हैं एफबीआर के यानी खुद मैं कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एफबीआर की रिपोर्ट मँगाएँ और रिपोर्ट अदालत में खुलवाई। और आज कहते हैं कि उसको रिकॉर्ड का हो जाए गया उस रिपोर्ट ने कच्चा-चट्टा सारा कुछ सामने रख दिया है उस रिपोर्ट ने। तस्लीमा ईसा वो साहिबा नहीं बता सकी। सर वो मनी ट्रेल नहीं दे पाई। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब जस्टिस नाम के साथ हटा दें क्योंकि हम उन्हें आज बतौर साइल जो है, वो डिस्कस कर वो रहे हैं तो शायर के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं आप। हाँ, तो सर वो मुझे कोई उनका जो मेंटल लेवल है कोई इतना ज़बरदस्त नहीं लगा। शहद की बातें वो मुझे क्या क्या साबित क्या करना चाहते थे कि बहुत ही दयानतदार इंसान है कि एक जज ने उन्हें शहद भेजा तो उन्होंने वापस कर दिया और इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? खुदारा इस कौम पे रहम करें, खुदारा इस निज़ाम पे रहम करें, खुदारा हमारे आने वाले मुस्तकबिल पर रहम करें। हम अदालतों की तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं सर। ये केसेस तारीख में कहीं न कहीं तो लिखे जाएँगे, लेकिन ये तारीख ऐसी है सर, एक स्याह रात की तारीख है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, एक फ़ाइज़ ईसा साहब से मेरा ये सवाल है, खुदारा इस कौम पर रहम करें। आपने ये जायदादें खरीदी, पैसा कहाँ से आया कौम को बता दें। ये पैसा आपकी बीवी का था, आपने ट्रेल देनी है। यही मामला है ना सर, मज़े की बात ये है मैं कि एक इस बात बताऊँ पूरे आपको ग्रुप बात। के अंदर, सर इस पूरे टोले के अंदर मामला यही है। आप इनके रुए रवां लोग से पूछें कि जनाब ये जायदादें आपने कैसे बनाई? वो कहते हैं कि जी अब्बा जी ने बनाई थी। आप इनसे पूछें पैसे कहाँ से आए? जवाब नहीं आता। तो ये आपने पूरी कौम को इतना सर कितने जज बैठते हैं इस बेंच के अंदर? शरीक साहब कितने जज बैठते हैं इस बेंच के अंदर? 10 जजेस बैठती हैं और आपको बड़ा है जो पाकिस्तान बड़ी मज़ा है। टैक्स पेयर का पैसा अगर खुदारा इन 10 जजों को काम पे लगाया जाए, तो पाकिस्तान की जो पेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। पाकिस्तान में अदलिया को सर मजबूत कैसे आप करेंगे? 10 जजों को आपने लगा दिया जस्टिस काज़ी फाज़िज़ा की केस के ऊपर, तो कहाँ से इंसाफ आएगा सर? कहाँ से आएगा आप मुझे आज बताएँ? आज देखिए आपने यहाँ ये देखें एक सवाल वही क्लास जो है ना बड़ा सवाल उठाती थी जब साकिब निसार साहब आम बंदों के केसेस सुनते थे ना जो जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से अवामी मफाद के सवाल बड़ा सवाल उठाते थे। आज कहाँ है वो सारी आवाजें? वो कहाँ गए लिबरल शिबरल वो सारे और कहाँ गई नवाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग अब आज ये सवाल नहीं उठाते। आज ये बात करते कि 10 जजेस अंगेज हैं और कितने अरसे से आप 2019 से ये मामला हम देख रहे हैं कि जजेस की बहुत बड़ी तादाद जो है ना इस सारे केस को देख रही है। इसका असर यकीनन आम केसेस में सर बहुत बुरा पड़ना तो है। सर ये तो यही तो मसला है सर। हमें तो ये आज कैप्शन भी ये रखना चाहिए कि 10 जज जो हैं वो एक बंदे का केस सुन रहे हैं, तो पूरी जो 21 करोड़ अवाम है वो सब कहाँ जाएगी बताएँ? देखिए अब ये तो बात बड़ी सीरियस है और वो भी देखिए सिर्फ ये नहीं है नजरसानी की वो दरखास्त जिसपे फैसला आ गया एफबीआर की रिपोर्ट आ गई मनी ट्रेल उनकी मैसेज दे नहीं पाई है और वो जो कहा गया कि एक प्रॉपर्टी छोड़ दी है वो एक प्रॉपर्टी जो जिस छोड़ने वाली बात है ना वो जज बनने से पहले की थी उनकी दो प्रॉपर्टीज की ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी भी बच गई है वो प्रॉपर्टी सरीना ईसा साहब को टैक्स के हवाले से बताना पड़ेगा ट्रेल उनका भी नहीं है बाकी दो प्रॉपर्टी जब जज बन गए थे उसके बाद की खरीदी हुई है और आज तो बड़ी जबरदस्त एक बात और बता दूं आपको आज हामिद खान ने दलाइल दिए ना तो मंजूर मलिक साहब को बाकी कोर्ट के लोगों को क्या जजिस को कहना पड़ गया कि वकील दलाइल बड़े अच्छे देता है तो आज पहली दफा हम बड़े अच्छे बात सुन रहे हैं जो कानून की बातें हो रही हैं आप खुद एक जजेस ने इजहार किया कि कानून की बातें हो रही हैं और एक जगह तो मंजूर मलिक साहब ने हामिद खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 209 का इतलाक में बच्चों का क्या ताल्लुक है क्यों नहीं आएगा पब्लिक ऑफिस होल्डर है
अगर यहाँ नहीं है तो फिर नैब के अंदर केस जाएगा, जाए नैब के अंदर भुगते फिर जाकर। यहाँ अदलिया की आजादी की बात है, अदलिया की आजादी को चलाएं। अब इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट आने के बाद जो मुसीबत पड़ी हुई है ना वहां पर, ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना बनाए। आज जो 3 सवालों के जवाब देने की बजाय 10 सवालों की एप्लीकेशन ले आए और वो जवाब नहीं दिए, इधर उधर की बातें करके फिर वो इधर बातें ले आए हैं। और अल्टीमेटली कल शायद आखिरी दिन हो इस केस का। तकरीबन आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से दलाइल दे रहे हैं और वो बड़ा वाज़ेह क्लियर कर रहे हैं कि सरीना इश्ता साहब को हियरिंग का मौका दिया गया, खुद आई, वीडियो लिंक पे आई, सारी बातें सुनेगी, इनकी एक-एक चीज़ देखेगी जो इन्होंने कहा है। फैसला इनके खिलाफ नहीं था, फैसला बड़ा सीधा-सा था कि मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी थी, वो एफबीआर से करवाई। बहुत शुक्रिया अज़र सदीक साहब, आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। मुझे और अज़र सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारी अभी तब्दीलियां भी रूनमा होंगी बहुत जल्दी। तबीयत थोड़ी सी जरा संभल जाती है तो इंशाल्लाह हम आपको फुल भरपूर एक्शन में नजर आएंगे बाकायदा, और खबरें ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। लंदन में बहुत कुछ हो रहा है, और खबरें यहाँ से भी होंगी, वहां से भी होंगी, और आपका साथ रहेगा। आपको भी हम शामिल करेंगे व्यूअर्स आपके क्वेश्चंस की शक्ल में, और ये भी सेगमेंट इंशाल्लाह इसके अंदर हम जरूर डालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।